ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं किसी टॉपिक पर, वहाँ भी आपको मदद मिलती है। इंटरव्यू में या फिर हर जगह आप देखते हैं कि एक सामान्य जानकारी आपको हो जाती है किसी टॉपिक के बारे में, और किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के द्वारा ये अपने विचार लिखे जाते हैं, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। ठोस सुधारों की नींव रखे बजट। देखिए, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख तो नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 112 में। तो बजट आने वाला है ना, इसीलिए बातें हो रही हैं। केंद्रीय बजट में प्रत्येक वर्ग की रुचि रहती है। इसमें अपेक्षा, सुझाव, विश्लेषण से लेकर प्रशंसा एवं निंदा का क्रम निरंतर बना रहता है। इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव सभी पर पड़ता है। बजट से न केवल आर्थिक मोर्चे को लेकर एक अंतर्दृष्टि मिलती है, अपितु राजनीतिक एवं सामाजिक परिदृश्य की स्थिति भी ज्ञात होती है। यह किसी से छिपा नहीं है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, अवसंरचना, कानून व्यवस्था और न्यायपालिका जैसे बिंदुओं पर हमारा प्रदर्शन विश्व के अग्रणी उदाहरणों के आसपास भी नहीं है। सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता सोचनीय है। मानव विकास सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक जैसे अन्य मानकों पर भी हम निरंतर पिछड़े हुए हैं। और देखिए, बजट आने वाले साल के लिए होता है, और जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ना, जो साल जा चुका है उसका लेखा जोखा होता है। बेहतर गवर्नेंस एक अनिवार्यता है, और इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक योजनाओं पर आवंटन बढ़ाना भी अपरिहार्य है। अधिक आवंटन के लिए अधिक आय भी अर्जित करनी होगी। बजट का आकार आर्थिक वृद्धि के अनुपात में ही बढ़ सकता है। यदि हम 2047 तक विकसित देश बनना चाहते हैं तो हमारी आर्थिकी को अगले 2 दशकों में 8% से भी अधिक की दर से बढ़ना होगा। यह कठिन चुनौती है, और इसके लिए सक्षम एवं रचनात्मक शासन की आवश्यकता होगी। वर्तमान आप देखते हैं कि आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करती है। हमारी आर्थिक वृद्धि मंद पड़कर 6.4% हो गई है। यह कोविड के बाद का सबसे निचला स्तर है। सरकारी निवेश लक्ष्य से नीचे है। निजी निवेश में तेजी नहीं आ रही है। रोजगार सृजन के मोर्चे पर चिंता की स्थिति बनी हुई है। नीतिगत ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं, और डॉलर के समक्ष रुपया ऐतिहासिक गिरावट का शिकार है। पिछली तिमाही से शेयर बाजार में 10% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। बाजार में अस्थिरता व्याप्त है, और भू राजनीतिक पहलू भी चिंताएं बढ़ा रहे हैं। ये जो चिंताएं हैं ना, जो समस्याएं हैं ना, उन समस्याओं के बारे में बताया जा रहा है। जीडीपी के अनुपात में हमारा कर संग्रह करीब 11% है, जहां कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुपात आप देखते हैं कि दोगुना। वहीं कुछ विकसित देशों में आप देखते हैं तो देशों में 30% से अधिक है। हमें करदाताओं के दायरे को बढ़ाना होगा। सीमित करदाताओं के छोटे वर्ग से और वसूली उचित नहीं होगी, क्योंकि देश में दुनिया की लगभग सबसे ऊंची दरों के आसपास कर लिया जा रहा है। मध्य वर्ग की स्थिति अर्थव्यवस्था की समग्र सेहत दर्शाती। यह वर्ग सरकार से राहत की बाट जोड़ रहा है। वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, आयकर श्रेणी में राहत, बीमा प्रीमियम एवं आवास ऋण ब्याज में रियायतों की अरसे से प्रतीक्षा है। ये सुझाव दिए जा रहे हैं। सरकार को राजस्व के अन्य विकल्पों की ओर देखना होगा। निवेश की स्थिति निराशाजनक रही है। यहाँ आशय निजीकरण से नहीं है, और वह एक अलग विषय है। हमारे बड़े बैंक और अग्रणी पीएसयू पर सरकारी नियंत्रण में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या उनके लिए 100% सरकारी स्वामित्व आवश्यक है? इनमें 10 से आप देखिए 49% हिस्सेदारी बेचने से काफी राजस्व प्राप्ति हो सकती है, और नियंत्रण की स्थिति भी बहुत प्रभावी नहीं होगी। भू संपदा का भी सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, और प्रत्येक शहर में हजारों करोड़ रुपए की बहुमूल्य जमीन केवल नेताओं और नौकरशाहों की आवासीय आवश्यकताओं में खप रही है। क्या हमें ऐसे अपव्यय को बर्दाश्त करना चाहिए? बेहतर होगा कि हम आधुनिक अपार्टमेंट की व्यवस्था को प्रोत्साहन दें, और इससे जमीन की बचत होने के साथ ही सुरक्षा की स्थिति भी बेहतर होगी। हम भू संपदा का कहीं बेहतर उपयोग करने में सक्षम होंगे। भले ही यह कुछ लोगों को अस्वीकार हो, और पर क्या एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि आय को कर के दायरे में लाने पर विचार नहीं करना चाहिए? अधिकांश देशों में कृषि से होने वाली आय पर टैक्स देना होता है। अब निजी आयकर दरें विश्व की सर्वाधिक दरों में से हैं, तो हमें कब तक अति धनी किसानों को करमुक्त रखना चाहिए? किसी न किसी रूप में कृषि सब्सिडी एवं अन्य राहतें अवश्य जारी रहे, लेकिन आखिर कृषि से भारी भरकम आय पर टैक्स के विचार को अनुचित क्यों माना जाना चाहिए? आर्थिक पैमाने पर तार्किक होने के बावजूद ऐसी किसी पहल की राजनीतिक संभावना संदिग्ध है। संभावित आक्रोश को देखते हुए शायद ही कोई दल इसके लिए साहस दिखाए, पर क्या यह नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है कि वे राष्ट्र हित में कड़े निर्णयों के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करें?
बजट बही खातों का विवरण भरे नहीं है, यह इरादों की अभिव्यक्ति भी है। समय के साथ अक्सर सिर उठाने वाले विरासत कर, स्टेट ड्यूटी और धनान्य वर्ग पर भारी भरकम टैक्स जैसे शोषणकारी विचारों पर हमेशा के लिए विराम लगाना उचित ही होगा। और विदेशी निवेश को आप देखते हैं कि आकर्षित करने के साथ ही हमें देश से हो रहे पूंजी एवं प्रतिभा पलायन को रोकने के भी प्रयास करने होंगे। हमें कर विवादों का बोझ भी घटाना होगा। अभी में ऐसे मामलों में विवादित राशि जीडीपी के करीब 5% के बराबर है। हमें सुगम अनुपालन और त्वरित समाधानों की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बहुस्तरीय जीएसटी दरें अक्सर उपहास का विषय बनती है। जीएसटी 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही है। हाल ही में सामान और कैरेमल पॉपकॉर्न की दरों से लेकर एसी और नॉन एसी रेस्तरां पर करों की अलग अलग दरों पर हास्यास्पद मीम्स की बाढ़ आ गई। निसंदेह इस पर निर्णय का अधिकार जीएसटी परिषद का है, लेकिन वित्त मंत्री ही उसकी मुखिया है और केंद्र के पास ही मतदान का 1/3 अधिकार है। किसी आरामदेही या विलासिता के पहलू को पॉपकॉर्न के रूप में देखने, उस पर भारी टैक्स लगाने वाली आप देखते हैं कि वाली धारणा बीते दिनों की बात है। किसी आकांक्षी आर्थिक महाशक्ति में ऐसी अतिवादी अराजकता का कोई स्थान नहीं हो सकता है। हमें एक निष्पक्ष एवं न्याय संगत ढांचे के साथ ही प्रगतिशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समाज को यह संदेश मिलना चाहिए कि उसके द्वारा अदा टैक्स का उपयोग राष्ट्र निर्माण में हो रहा है, न कि नेता अधिकारी वर्ग की विलासिता को पोषित करने में। इससे समाज व्यवस्था अनुपालन के लिए अधिक प्रेरित होगा। एक राष्ट्र के रूप में हमारा ध्यान पूरी तरह 2047 तक विकसित देश बनने पर होना चाहिए। मध्यम वर्ग हमारी आर्थिकी का पहिया और समाज का सूक्ष्म अंग है। वह हमारी प्राथमिकता और नीति निर्माण के केंद्र में रहने का सर्वथा सुयोग्य सुपात्र है। अब आप देख लीजिए, इनके द्वारा जो समस्याएं हैं वो भी बता दिया गया, किस तरह से समाधान हो सकता है वो सुझाव बता दिए गए। यही तो भैया आंसर राइटिंग में आपको लिखना, अगर इस तरह के टॉपिक पर कुछ पूछा जा रहा है निबंध में, यही तो बताना है आपको। बंधुत्व में है राष्ट्र निर्माण की शक्ति। तो बंधुत्व शब्द हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा भारतीय समाज के प्रति गहरी समझ को उजागर करता है, लेकिन इसे लंबे समय तक अनदेखा किया गया है। संविधान काफी कठिन परिस्थितियों में लिखा गया है। माउंटबेटन के आदेश पर रेडक्लिफ ने राष्ट्र का विभाजन को अंतिम रूप दे दिया था। और रेडक्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच आप लोग देखते हैं ना, वो इन्हीं ने की थी। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा हिस्सा था। और आप देखते हैं कि नतीजा यह हुआ कि सीमा के दोनों तरफ भीषण अर्ध अव्यवस्था फैल गई। विभाजन के बाद भी साम्राज्यवादी ब्रिटेन ने हमारी रियासतों का समर्थन जारी रखा। सरदार पटेल के हस्तक्षेप के बाद इस पर लगाम लगी। संविधान सभा के 2 साल 11 महीने के अंतराल में हम विभाजन की विभीषिका को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में आजादी से पहले बने नियंत्रक कानूनों को नया नाम देकर फिर से लागू कर दिया गया। नागरिकों को संतुलन का संदेश देने के लिए कई अधिकार तो दे दिए गए, जबकि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही अनुच्छेद 51A तक ही सीमित थी। नियंत्रण पर केंद्रित इन कानूनों को प्रशासनिक तंत्र द्वारा भी आसानी से स्वीकार कर लिया गया और इस तरह देश संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्दों न्याय, स्वतंत्रता, समानता पर ध्यान केंद्रित करता रहा और चौथे शब्द बंधुत्व को अधिकांशतः नजरअंदाज करता रहा। इसका एक कारण यह भी रहा है कि बंधुत्व ब्रिटिश शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा था। नागरिकों की एकजुटता अंग्रेजों को 7 समंदर पार खदेड़ सकती थी। और देखिए, एक और बात बता दूं, यहाँ 3 तारीखें आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक तो आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली, तो 15 अगस्त को हर साल आज़ादी का दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को आप लोगों ने देखा होगा संविधान अंगीकृत हुआ था। देखने गए थे उस समय नहीं थे आप लोग, पढ़ा होगा आपने। और 1949 में तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से हम लोगों ने आपका संविधान आ चुका था, गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। 1857 में अगर आप देखें, स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोष के बाद जब अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि यदि मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे योद्धा भारतीय समाज को एकजुट कर लेंगे तो फिर ब्रिटिश शासन के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसके बाद सुनियोजित तरीके से बंधुत्व पर विभाजन की नीति से हमला किया गया। स्वतंत्रता के बाद सरकार की कार्यप्रणाली के माध्यम से न्याय, स्वतंत्रता और समानता को धीरे धीरे प्रसारित किया गया, लेकिन बंधुत्व उपेक्षित रहा। कांग्रेस और उसकी ओर से अपनाए गए समाजवाद का जोर सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं पर केंद्रित था। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में हुई थी 28 दिसंबर को, और A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे।
और इसे एक परिवार और पार्टी द्वारा अपने हित के लिए अपनाया गया। समाज में निहित मानव शक्ति की अवहेलना की गई। समाजवाद उस मॉडल पर आधारित था जिसकी यूरोप से नकल की गई, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अत्यधिक सरकारी खर्च ने सामाजिक शक्ति का तिरस्कार किया। इसका परिणाम आज भी वहां राजनीतिक राजकोषीय घाटे के रूप में देखा जा सकता है। भारत में कांग्रेस सरकार ने बंधुत्व को कमजोर कर दिया और छोटे शहरों एवं जिला के सामर्थ्य की अनदेखी, आप देखते हैं क्या की अनदेखी की। और बदलाव तब आया जब भाजपा के पूर्ववर्ती स्वरूप जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकदम मानववाद का दर्शन प्रस्तुत किया। यह राष्ट्र निर्माण के सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव था जिसने राजनीति को नया आयाम दिया। भाजपा ने समाज की गहरी परतों में जाकर बंधुत्व को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। इसके लिए झूठे पंथ निरपेक्षता के भ्रम से लड़ना पड़ा, भारतीय संस्कृति को पुनः जागृत करना पड़ा। भाजपा ने समाजवाद और साम्यवाद से संघर्ष किया जो सरकार की कार्यप्रणाली पर निर्भर रहकर एक भ्रष्ट राज्य बना चुके थे। एकात्म आप देखते हैं कि मानववाद ने आर्थिक विचारों को भी बदल दिया और जिसमें स्वावलंबन उद्यमिता के माध्यम से समावेशी विकास का इंजन विकसित किया गया। एकात्म मानववाद छोटे शहरों और जिलों से निकला। प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के माध्यम से बंधुत्व को एक नई आवाज दी। और देखिए बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे। आर्टिकल आपको पढ़ने से समझ में आ रहा होगा कि या तो ये बीजेपी के पक्षकार, बीजेपी के नेता हैं, या तो विकसित भारत के लिए देश ने विकास की जो रणनीति अपनाई उसमें प्रत्येक नागरिक की ऊर्जा को उजागर किया जा रहा है और यहाँ सरकार सहयोगी की भूमिका निभाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह पहचाना कि हमारी राजनीतिक ढांचा सामाजिक ऊर्जा से परिभाषित हुआ और यहाँ परिवार, समुदाय, धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोदी सरकार की तीसरी पारी इसका परिणाम है। स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से बंधुत्व को बेहतर रूप में पुनर्स्थापित किया जा सकता है क्योंकि ये संस्थाएं लोगों को एकजुट करती हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र देवरिया में अमृत प्रयास नामक एक साल की एक विकास योजना ने स्थानीय प्रशासन, नागरिक संगठनों और निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों को शामिल किया है। यह एक उद्यमिता केंद्र द्वारा समर्थित है जो आसपास के 10 जिलों में उद्यमिता इकोसिस्टम का निर्माण करता है। बिना बंधुत्व के यह इकोसिस्टम संभव नहीं हो पाता है। और जब हम स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहे हैं तब संविधान की प्रस्तावना का चौथा शब्द बंधुत्व राष्ट्र को नई शक्ति, गति और विस्तार दे सकता है। विख्यात कवि पाब्लो नेरूदा ने बंधुत्व के आह्वान में कहा कि हमारे मूल मार्गदर्शक सितारे संघर्ष और आशा है, लेकिन कोई अकेला संघर्ष नहीं होता है, कोई अकेली आशा नहीं होती है। केवल बंधुत्व की ऐसा मंत्र है जिससे भारत विकसित राष्ट्र के मिशन को पूरा कर सकता है। और जब आप देखते हैं कि करोड़ों नागरिक एक साथ मिलकर एक महान राष्ट्र बनाने के संघर्षों और आशाओं में शामिल होंगे तो उनके जीवन को एक नया अर्थ भी मिलेगा। स्तंभ का लोकसभा सदस्य अमृतकाल भारत उद्यमिता भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के लेखक हैं। इनका नाम है शशांक मणि, इनके द्वारा लिखा गया है। देख रहे हो, तो कांग्रेस की कमियां भी बता रहे हैं और अगर कांग्रेस के नेता के द्वारा लिखा जाता है तो वो अपनी तारीफ बताते, उपलब्धियां बताते और बीजेपी की कमियां बताते हैं। तो यही आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है। अब देखिए, अगर आपको पॉजिटिव पॉइंट चाहिए मोदी सरकार के बारे में तो इनके नेताओं को, इनके पक्षकारों को सुन लीजिए, और नेगेटिव पॉइंट चाहिए तो आप कांग्रेस के नेताओं को सुन लीजिए। कांग्रेस की उपलब्धियां चाहिए तो कांग्रेस की जो तारीफ करते हैं नेता या उनके सपोर्टर, उनकी सुन लीजिए, और कमियां सुनना है तो नेताओं को, बीजेपी के नेताओं, विरोधियों को सुन लीजिए। ऊर्जा, जीवन अमर है। भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीवन का अंत नहीं होता है। केवल जीवात्मा इस स्थूल लोक को त्याग कर नए जीवन क्रम में प्रवेश करता है और उसकी यह यात्रा अनवरत जारी रहती है। एक जीवन की सारी बातें दूसरे जीवन में उसके साथ यथावत सूक्ष्म संस्कारों के रूप में जाती है और अपनी गतिविधियां निर्धारित करती है। हमारा वर्तमान जीवन केवल वर्तमान की ही एक वस्तु नहीं है, हमारे जीवन पहले भी था और आगे भी रहेगा। मनुष्य का प्रत्यक्ष जीवन इस स्थूल लोक से प्रारंभ होता है, दिखता आवश्यक है, किंतु वह पहले से ही चला आ रहा है। यह स्थूल भौतिक शरीर केवल सूक्ष्म शरीर का आवरण मात्र है। हमारी स्थूल शरीर जो क्रियाकलाप करता है वह उसके सूक्ष्म शरीर की क्रिया होती है। जिस प्रकार छिलके के भीतर अनाज का दाना विकसित होकर पकता रहता है, पकने के बाद छिलका बेकार हो जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के पूर्ण विकसित हो जाने पर अथवा परमात्मा तत्वों को आत्मसात कर लेने पर स्थूल शरीर अपने पंच भौतिक तत्वों में विलीन हो जाता है। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का चिंतन है कि जीवात्मा की यात्रा इतनी लंबी है कि इसे अनेक बार स्थूल शरीर का कलेवर धारण करना पड़ता है। जीवात्मा के द्वारा इस शरीर के माध्यम से किए गए कर्मों के आधार पर उसकी शरीर धारण करने की यात्रा यथासंभव जारी रहती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा जीवन के अनंत प्रवाह में प्रवाहित होता रहता है। इस विशाल यात्रा के दौरान जीवात्मा अनेक शरीरों का आश्रय लेता है। जब जीवात्मा अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है
तब इसका यह अनंत प्रवाह विराम ग्रहण करता है, ईश्वर के आनंद की अनुभूति में मगन हो जाता है। देख रहे हैं, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। सोचा करिए आपके विचार क्या है, अपने विचार भी आप लोग बताया करिएगा। जेपीसी में बेतों की बातें, ये आप देख रहे हैं कि एक देश एक चुनाव के लिए भी गठित हो चुकी है, और वक्फ संशोधन बिल जो है ना, उस पर भी आप देखते हैं जेपीसी का गठन हो चुका है। संयुक्त संसदीय समिति की बात कर रहा हूँ। यह ठीक नहीं कि वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक में 10 विपक्षी सदस्यों ने इतना हंगामा किया कि उन्हें 10 दिन भर के लिए निलंबित करना पड़ा। निलंबित होने वाले सांसदों में तृणमूल कांग्रेस की कल्याण बनर्जी भी हैं। इसके पहले वह तब चर्चा में आया जब इसी जेपीसी की बैठक में उन्होंने कांच की बोतल तोड़कर अध्यक्ष की ओर फेंक दी थी। इस कोशिश में वह खुद भी चोटिल हो गए थे। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की माने तो गत दिवस उन्होंने उन्हें गाली दी। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह साफ है कि जेपीसी के विपक्षी सदस्य हंगामा करने में अतिरिक्त रुचि ले रहे हैं। और जेपीसी लोकसभा या राज्यसभा नहीं, लेकिन यह देखना दयनीय है कि वहाँ भी वैसा ही अमर्यादित व्यवहार हो रहा है जैसा इन दोनों सदनों में होता रहता है। जेपीसी की कई विपक्षी सदस्य वक्फ संशोधन विधेयक पर कोई सार्थक चर्चा करने के लिए जानबूझकर तैयार नहीं है। इसकी पुष्टि इससे होती है कि इस समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद भी यह रोते रहते हैं कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है अथवा अध्यक्ष जल्दबाजी कर रहे हैं। कई विपक्ष सदस्य यह बहानेबाजी इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि भले ही यह जान रहे हैं कि मौजूदा वक्फ कानून लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों और साथ ही संवैधानिक मूल्यों का उपहास उड़ाता है। इसने वक्फ बोर्डों को केवल मनमाने और दमनकारी अधिकार ही नहीं दे रखे, बल्कि ऐसे प्रावधान बना रखे हैं जो कि पीड़ित लोगों को राहत ना मिलने पाए। क्या यह किसी से छिपा नहीं कि वक्फ को बोर्ड मनमाने तरीके से किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक देता है। यदि विपक्ष को यह लगता है कि मौजूदा वक्फ कानून सर्वथा उचित है, तो क्या एक ऐसा ही कानून अन्य मतावलंबियों के लिए भी बनाने की पैरवी करेगी? यह देखना दयनीय है कि विपक्षी सदस्य जेपीसी की बैठकों में तार्किक ढंग से अपनी बात रखने और सार्थक सुझाव देने के स्थान पर अपना वोट बैंक साधने, भ्रम फैलाने और यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। यह व्यर्थ की कसरत है, क्योंकि जेपीसी सदस्यों को अपनी असहमति लिखित में भी दर्ज कराने का अवसर मिलता है। विपक्षी सदस्य खुद की अनदेखी किए जाने का कितना भी ढोल पीटे, तथ्य है कि जेपीसी समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को बुलाकर भी उनकी बात सुन रही है। और इसी क्रम में गत दिवस 2 प्रतिनिधिमंडल अपना पक्ष रखने आए और इनमें एक कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक का भी था, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने यही दिखाया कि वे हंगामा करने को अधिक उतावले हैं। आप लोग बताइए। आपदा प्रबंधन, यह किसी से छिपा नहीं कि मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। देख लीजिए, इसकी बात हो रही है। देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिले। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की सीमा हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, सन 2000 में अलग करके राज्य बना था। तो आप देखिए, हर साल ही वर्षा में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बाढ़ जैसी आपदाओं से राज्य जूझता है। भूकंप की दृष्टि से भी उत्तराखंड संवेदनशील और एवं अति संवेदनशील जोन 4 और 5 के अंतर्गत है। इसके अलावा जंगल की आग बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। यह सही है कि आपदा पर किसी का बस नहीं है, लेकिन इसके असर को न्यून किया जा सकता है। इसका दृष्टिगत सरकार के स्तर से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन बदली परिस्थितियों में आपदा प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति आपदा प्रबंधन में दक्ष है, और इसी कड़ी में सरकार अब प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर छात्रों को आपदा प्रबंधन के गुर सिखाने के लिए इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने जा रही है। यह समय की आवश्यकता है। जब बचपन से ही विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन के उपायों के बारे में पता रहेगा, तो वे इसके प्रति भविष्य में भी अधिक सजग रहेंगे, साथ ही अपने स्वजनों को भी प्रेरित करेंगे। जब सभी लोग आपदा प्रबंधन में महारत हासिल कर लेंगे, तो यह जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा। यही नहीं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में बीमा योजना शुरू करना भी आवश्यक है। उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है, ऐसे में पूर्व सैनिकों की मदद आपदा प्रबंधन में ली जानी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण की व्यवस्था जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार आपदा जोखिम न्यूनीकरण को प्रभावी कदम उठाए। ज्ञान भक्ति कर्म की त्रिवेणी, प्रयागराज की बात हो रही है। इस समय आप देख रहे हैं कि वहाँ कुंभ चल रहा है। पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे प्रयागराज को आप लोग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। प्रयागराज में इन दिनों गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों की त्रिवेणी की भांति ही ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी का संगम हो रहा है। महाकुंभ का यह समय आत्मशुद्धि, आस्था और ध्यान के लिए उपयुक्त माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार
समुद्र मंथन के समय देवों और दानवों के बीच हुई रस्साकसी में अमृत की बूंदें 12 स्थानों पर गिरी थीं, जिनमें 4 स्थान पृथ्वी पर और 8 देवलोक में। पृथ्वी में ये 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक के रूप में चिन्हित हैं। प्रयागराज में संगम, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन की क्षिप्रा और नासिक की गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ की तिथियां खगोलीय घटनाओं के आधार पर निर्धारित होती हैं। सूर्य और बृहस्पति ग्रह की स्थिति का इससे गहरा संबंध है। चूंकि बृहस्पति को अपने कक्षा में 12 वर्ष का समय लगता है, इसलिए इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन उस समय होता है जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृष राशि में होते हैं। इसी तरह से सूर्य के मेष राशि में और बृहस्पति के कुंभ राशि में आने पर हरिद्वार में, सूर्य के कर्क और आप देखते हैं कि बृहस्पति के सिंह में आने पर नासिक में हो, तथा सूर्य के मेष राशि में बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित होता है। प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। नासिक, उज्जैन में बृहस्पति के सिंह राशि में होने के कारण वहां के कुंभ मेले को सिंहस्थ भी कहा जाता है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ने का सशक्त माध्यम है। इसके साथ साथ यह भक्ति भाव से भगवान और भक्ति के आपस में मिलन का विराट आयोजन है। महाकुंभ में परंपरा, मान्यता, वेदांती, महामंडलेश्वर, संत, ग्रस्त, विद्वान, निपुण, सगुण आदि के माध्यम से भारतीय संस्कृति सनातनता के विरुद्ध सनातन के विविध मनोहारी रंग, गुण, कलाएं आदि से देखने को मिलती हैं। पवित्रता, पावनता, ज्ञान, कर्म, भक्ति, साधना, त्याग, ध्यान, योग, समाधि आदि से ओतप्रोत सनातन संस्कृति के इस विशाल आयोजन को इंटरनेट मीडिया के कुछ अराजक तत्वों को उन्हें तमाशा बना दिया। अखाड़ों की क्रियाकलाप, नागा सन्यासियों की समाधिस्थ भावना, साधु संतों को की ध्यान प्रक्रिया, गृहस्थों द्वारा किया जा रहा है कल्पवास, जगह जगह होते प्रवचन, पौराणिक कथाएं आदि इंटरनेट मीडिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमें समझना होगा कि त्रिवेणी संगम को जीवन की यथार्थ में उतारना कुंभ का संदेश है, और जिसमें दृष्ट और दृष्टि गंगा यमुना की भांति प्रत्यक्ष बह रही है, वहीं दर्शन सरस्वती की भांति अदृश्य होकर वपराह बनाए हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। इसकी पवित्रता बनाए रखना सभी का कर्तव्य है। इसे तमाशा बनाने वालों के खिलाफ खड़ा होना हम सभी का कर्तव्य है। लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। होके आया आप लोग, कौन कौन हो आया कुंभ में? ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। प्रयागराज महाकुंभ अध्यात्म के साथ ही आर्थिकी को प्रोत्साहन, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 40 से 45 करोड़ लोग इकट्ठा होने की संभावना है यहाँ। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का सफल आयोजन जारी है। महाकुंभ 2025 का एक भव्य आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि अपनी विशालता और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए दुनिया भर के लिए एक अद्भुत आयोजन भी है। यह पवित्र समागम हमारी सदियों पुरानी परंपरा और सांस्कृतिक भव्यता को भी दर्शाता है। वस्तुतः कुंभ के आयोजन के संदर्भ में यह माना जाता है कि यह असुरों पर देवताओं की जीत का प्रतीक है। इसका उल्लेख पुराण में भी है, और जिनके अनुसार समुद्र मंथन के पश्चात कुंभ मेलों का आयोजन शुरू हुआ। और महाकुंभ मेले में बारंबार स्नान का भी एक विशेष महत्व है। क्या है महत्व? माना जाता है गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा समागम है, और जिसमें इस बार लगभग 40 करोड़ लोग आ सकते हैं। 2 अमृत स्नान हो चुके हैं। मौनी अमावस्या स्नान 29 जनवरी को होगा, फिर 3 फरवरी को बसंत पंचमी, और फिर आप देखते हैं स्नान होगा 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान, और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान को मिलाकर कुल 6 अमृत स्नान होंगे। आर्थिक गतिविधियों का समागम, जानकारों का मानना है कि 40 दिनों तक चलने वाली इस महाकुंभ के आयोजन से देश की GDP में 1% तक की वृद्धि हो सकती है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की GDP में तो उससे कहीं ज्यादा वृद्धि हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गणना के अनुसार महाकुंभ में अपेक्षित 40 करोड़ लोग यदि 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करें तो इसमें 2 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक प्रभाव होगा। और लेकिन वहीं कुछ अन्य लोगों का यह भी मानना है कि प्रति व्यक्ति खर्च 10,000 रुपये तक हो सकता है। इसका मतलब है कि इस कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 4 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक वृद्धि का प्रभाव दिख सकता है। यह गणना बिना आधार के नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2019 के कुंभ में 1.2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त GDP का सृजन किया था। इस मेला में 24 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जो वर्ष 2013 की तुलना में दोगुना था, जबकि इस बार 40 करोड़ लोगों की अपेक्षित भागीदारी के चलते 4 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक प्रभाव अस्वाभाविक नहीं है। और आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, एक तरह से आप देखिए लोग जुड़े रहते हैं। यूनेस्को की सूची में दर्ज है। और देखिए यूनेस्को की बात करें तो इस तरह के जो संगठन है ना, इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लेता है।
द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सरकार द्वारा इस मेला में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किया गया और जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 5,400 करोड़ और केंद्र सरकार का हिस्सा 2,100 करोड़ रुपए का है। योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर है। कुंभ मेला एक विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा और सांस्कृतिक आयोजन है जिसे वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था। यह मान्यता एक अद्वितीय और अमूल्य सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में त्योहार के महत्व को उजागर करती है जो भारत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करती है, विविध समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देती है। याद रहे कि बिना किसी बड़ी बाधा के कुंभ मेला हजारों वर्षों से आयोजित होता रहा है। हालांकि वर्ष 2019 में कुंभ की व्यवस्थाएं भी कमतर नहीं थी और 2017 की यूनेस्को द्वारा कुंभ को दी गई मान्यता के अनुरूप ही थी और जिससे भारत की अद्वितीय पैमाने पर आयोजन की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। महाकुंभ 2025 की व्यवस्थाएं एक अलग स्तर और पैमाने पर एक प्रबंधनीय चमत्कार को दर्शाती। सुरक्षित और व्यवस्थित स्नान के लिए 8 नए घाट जोड़े गए। भीड़ भाड़ से बचने के लिए उन्नत भीड़ प्रबंधन तकनीक, बेहतर परिवहन बुनियादी ढांचा, कई अन्य व्यवस्थाएं की गई। हम देखते हैं कि विशाल स्वच्छता व्यवस्था और पेयजल सुविधाएं, सौर ऊर्जा संचालित प्रकाश व्यवस्था और आरामदायक आश्रय कुछ उल्लेखनीय व्यवस्थाएं हैं। प्रौद्योगिकी की भूमिका। महाकुंभ 2025 के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित और ड्रोन द्वारा समर्थित भीड़ नियंत्रण प्रणाली और समर्पित मोबाइल ऐप मार्गों, घाटों के बारे में पूरी जानकारी, मौसम अपडेट और आपातकालीन सेवाओं पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हरित पहल शून्य अपशिष्ट नीति द्वारा निर्देशित है। व्यापक रिसाइकलिंग सिस्टम और खाद बनाने की सुविधाएं, बायोडिग्रेडेबल विकल्पों के उपचार के साथ प्लास्टिक का प्रतिबंधित उपयोग, गंगा यमुना की पवित्रता सुनिश्चित करने हेतु उन्नत जल उपचार संयंत्र एवं निगरानी प्रणाली, जल प्रतिधारण और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वनरोपण आदि उल्लेखनीय कार्य, सौर ऊर्जा पैनल और जैव ऊर्जा प्रणाली जैसे उल्लेखनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मेला व्यवस्थाओं को ऊर्जा प्रदान करेगी। महाकुंभ में लगभग आप देखेंगे 10,000 CCTV कैमरे, AI समर्थित चेहरे की पहचान तकनीक, सुरक्षा और आपदा के लिए बड़ी टीमों के साथ प्रतिक्रिया विशेष रूप से उल्लेखनीय व्यवस्था है। कहा जा सकता है कि श्रद्धालु अमृत काल में आयोजित हो रहे महाकुंभ में पवित्र संगम के जल में डुबकी लगाते हुए आराम और सुरक्षा तथा स्वच्छता एवं गहन आध्यात्मिक अनुभूति का अनूठा अनुभव कर रहे हैं। इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर हम देश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने के संकल्प आप देखते हैं कि क्या संकल्प के साथ समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। तो बजट सब ये आप देख रहे हैं कि हमारे बजट में आप देखते हैं देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र बड़ा योगदान देता है। इस समाज के उत्थान में साधुओं का योगदान। तो इस बार का प्रयाग महाकुंभ विशिष्ट होता दिखाई दे रहा है। इस महाकुंभ में 25 से अधिक देशों से आए हजारों श्रद्धालु पवित्र गंगा के जल में डुबकी लगा चुके हैं। सनातन साधुओं की संस्कृति, अनूठी परंपराओं से प्रसिद्ध उद्योगपति स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके कमला रख लिया। साधुओं की इस महिमा के आध्यात्मिक महत्व से सनातन धर्म और साधु समाज का वैश्वीकरण हो रहा है। इसके प्रभाव से भारतीयों के धर्मांतरण पर अंकुश लगेगा। राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक वैभव की दृष्टि से साधु समाज का यह काम राष्ट्रबोध जगाने वाला है। शंकराचार्य ने साधु सन्यासियों के सार्थक उपयोग के लिए ही चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। ये मठ धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे। इतिहास गवाह है कि आज़ादी की लड़ाई में अखाड़ों से जुड़े बाबाओं ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों से युद्ध भी लड़े थे। मानव शक्ति के रूप में भारत के पास विशाल साधु समाज है। यदि यह शक्ति राष्ट्र निर्माण संबंधी विकास कार्यों से जुड़ी बुनियादी समस्याओं के हल में जुट जाए तो राष्ट्र का बहुत भला हो सकता है। इस समाज के साथ अपार शारीरिक बल होने के साथ धार्मिक न्यासों की संपत्ति के रूप में अकूत आर्थिक बल भी है। हमारे मंदिर धार्मिक न्यासों के पास अरबों की संपदा तो है ही, उनके पास सनातन के वैश्वीकरण की भी अपार क्षमताएं। भारत के हर परिवर्तनकारी युग में मंदिर, मठ मंदिरों और साधुओं ने सांस्कृतिक चेतना का नवजागरण कर राष्ट्र निर्माण को नया मोड़ देते हुए उदात्त भावनाओं और मंगलकारी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और जिससे धर्म दीर्घकालिक सत्ताधारियों के राजनीतिक लाभ का हित पोषक न बना रहे। यही कारण है कि विश्वामित्र, वरिष्ठ, चाणक्य, महावीर, बुद्ध, जगतगुरु, शंकराचार्य, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले जैसे राष्ट्रप्रेमियों ने देश को आतताइयों, विदेशी आक्रांताओं से लड़ने की शक्ति देने के साथ अज्ञान, भूख, अराजकता और असमान सामाजिक ढांचे से जूझने की भी चुनौती व प्रेरणा आम जनमानस को दी। मध्य युग के अंधकार से भारतीय जनमानस को कबीर, तुलसी, सूर्य,
रैदास, मलोकदास, नानक देव जैसे संत कवियों ने भी नी उबार कर नवयुग के निर्माण की आधारशिला रखी। साधु का प्रमुख गुण समष्टिगत होता है, इसलिए वह धर्म का प्रतिनिधि है। साधु के सदाचार, संयमी, असंचयी और सात्विक होने का प्रभाव जितना समाज पर पड़ता है उतना जनबल तथा धनबल का नहीं पड़ता है। इसलिए इन दिव्य पुरुषों के एक इशारे पर लोग करोड़ों जुटा देते हैं। साधु समाज भारतीय वेद, उपनिषद, पुराण के पुनर्लेखन एवं तार्किक व्याख्या लेखन के सिलसिले में भी उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन साहित्य को धार्मिक पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास का प्रचारक मानकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। बहरहाल साधु समाज अपने जनबल, अर्थबल से बुनियादी समस्याओं के निदान में जुट जाए तो उनका समाज पर सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हो सकता है। इससे जो वातावरण निर्मित होगा उससे ईमानदारी से काम करने की इच्छा रखने वाले युवा शक्ति को अद्वितीय अपेक्षित योगदान मिलने लग जाएगा। युवा और साधु समाज की संयुक्त ताकत पानी, विद्युत, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, निर्माण जैसी क्षेत्रों की दशा और दिशा बदल सकती है। मतांतर और लव जिहाद के प्रति भी साधु समाज हिंदुओं को जागृत करने का काम कर सकता है। क्या कर सकता है? काम कर सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग बताइए जरूर। अब देख रहे हैं, एक तरफ अध्यात्म की बात हो रही है, ईमानदारी की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, दूसरी तरफ किसकी? भ्रष्ट अधिकारियों पर कस रहा है शिकंजा। इस शिक्षा अधिकारी के घर छापा में पड़ा तो ये तस्वीर सामने आई ना करोड़ों की, तो उसी की बात हो रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं संजीव हंस। ये आप लोग देखिए, मुझे लगता है कभी कभी कि इन्होंने पेपर 4 नहीं पढ़ा, इन्होंने आप देखते हैं कि नैतिकता की शिक्षा नहीं ली। आप देखते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, और मुझे लगता है कि समझ में ही नहीं आता है। अगर इस तरह के लोगों को देखता हूं ना तो लगता है कि इन्होंने केवल पढ़ने, एक तरह से पास करने के लिए अपनी ये सब बात की थी। ये नीतिगत सामंजस्य को बढ़ावा, ये जरूर देख लीजिए आप लोग। ये आप देखेंगे इसमें बीते साल यानी 2024 में भारत में, ये आप देखेंगे कि भारत में चरम मौसमी घटनाओं ने 32 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि का नुकसान पहुंचा है। और आप देखते हैं कि इसका दुष्परिणाम किसानों की आजीविका के नुकसान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को खतरा और नाजुक परिस्थितियों तंत्र पर अधिक दबाव के रूप में सामने आया है। इसका सामना करने के लिए 3 परस्पर जुड़े तंत्र, खाद्य, भूमि और जल के एकीकृत प्रशासन को सक्षम बनाना आवश्यक हो गया है। वस्तुतः भारत की पुरानी नीतियों में एकीकृत प्रशासनिक का अभाव दिखता है। पंजाब, हरियाणा में हरित क्रांति के समय की धान उत्पादन बढ़ाने वाली नीतियों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पाने में सहायता की है, लेकिन उनसे भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी हुआ है। महाराष्ट्र में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की कमी हो गई है। एक कुछ उदाहरण है जो जल, भूमि और कृषि प्रबंधन से जुड़े विभागों के बीच तालमेल को रेखांकित करते हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर और इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने भारत की खाद्य, भूमि और जल नीतियों का विश्लेषण किया है। अध्ययन ने सामंजस्य लाने के लिए इन नीतियों के क्रियान्वयन से सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रमुख सीखों को चिन्हित किया है। यह अध्ययन रेखांकित करता है कि एक तरफ नीतिगत सामंजस्य लाने के लिए राज्य विशेष के लिए व्यापक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है, दूसरी तरफ राज्य विभाग के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम तत्काल उठाने की जरूरत है। पहला, राज्य सरकारों को खाद्य, भूमि और जल के लिए अंतर क्षेत्रीय इंटरसेक्टोरल समितियों या फिर टास्क फोर्स को संस्थागत रूप देना चाहिए। वे आपस में तालमेल लाने के लिए नियमित बैठकें आयोजित कर सकते हैं और योजनाओं को लागू करने के लिए गठित समितियां अंतर विभागीय चर्चाओं को सक्षम बनाती हैं। उदाहरण के लिए उड़ीसा मिलेट्स मिशन और राजस्थान की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जैसी राज्यों की नीतियां प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर जैसी राष्ट्रीय नीतियों ने अंतर विभागीय समितियों का गठन किया है और जिसमें आप देखिए क्रॉस सेक्टोरल प्रतिनिधित्व शामिल, ऐसे समूहों में सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए और जिसमें सभी की एक समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर नेतृत्व को परिवर्तित भी करते रहना चाहिए। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों और विभागों की नीतियों में तालमेल लाने के लिए सतत विकास लक्ष्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। एसडीजी लक्ष्यों के लिए एक समन्वित बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की जरूरत है और आप देखते हैं कि अध्ययन में पाया गया है कि खाद्य, भूमि और जल नीतियों के लिए 17 एसडीजी में से कम 10 एसडीजी प्रासंगिक हैं। राज्य इन सभी 10 एसडीजी के लिए एक ऐसे एकीकृत फ्रेमवर्क के तहत काम कर सकते हैं जिसमें वित्त, मानव और तकनीकी संसाधनों को कुशलतापूर्वक साझा किया जा सके। उदाहरण के लिए उड़ीसा में योजना और अभिसरण विभाग ने सरकारी नीतियों के प्रभावों का
आकलन और एसडीजी लक्ष्यों को पाने के लिए बजट व अन्य जरूरी प्रयासों की निगरानी करने के लिए एसडीजी संकेतक रूपरेखा विकसित की है। तीसरा, राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों का लाभ लेना चाहिए, जैसे सिंगल विंडो एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, विभिन्न कृषि व बागवानी सेवाओं को जोड़ने वाला राजस्थान का राज किसान साथी पोर्टल और किसानों व कृषि उद्यमियों के लिए उड़ीसा का गोसु गम पोर्टल इस बात के उदाहरण है कि कैसे प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अंतर विभागीय सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी इस्तेमाल में लाई जा सकती है। चौथा, क्षेत्रीय लक्ष्यों में अनुरूपता लाने के लिए स्थानीय समुदाय में विशेष रूप से किसानों को शामिल करना जरूरी है। खाद्य, भूमि और जल प्रणालियों के अंतर संबंधों के केंद्र में किसान है। यदि उन्हें अंतर क्षेत्रीय चुनौतियों के बारे में जानकारी और संसाधन दिया जाए तो वे उनके समाधान लाने में योगदान कर सकते हैं। 731 कृषि विज्ञान केंद्रों का नेटवर्क किसानों के साथ मिलकर एकीकृत संसाधन प्रबंधन पर केंद्रित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर सकता है। जागरूक किसान अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण अलग थलग रहकर काम करने वाले प्रशासन अब उपयुक्त नहीं रह गया है और राज्यों के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय लाने, डाटा और तकनीक का उपयोग करके काम को एकीकृत करने, प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा के अनुरूप बनाने व स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये सभी कदम 2047 तक विकसित राष्ट्र के विजन को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।